नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन आज के इस अंक में, और इन खबरों पर आज मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जानी मानी खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एशिया कप क्रिकेट में कल भारत ने पाकिस्तान पर जीत से अपने अभियान की शुरुआत की। कल बांग्लादेश का सामना अफगानिस्तान से। साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से शुरू, और डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में मुंबई ने राजस्थान यूनाइटेड को 5-1 से पराजित किया। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के इस अंक में सबसे पहले तमाम राष्ट्र को, सभी खेल प्रेमियों को, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। मुना जी, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, उनका आज जन्म दिवस है और भारतीय खेलों में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर, जैसा मोना ने कहा, कि आज उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि हाल के वर्ष में खेलों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं और उन्होंने आशा व्यक्त की कि उपलब्धियों का सिलसिला जारी रहेगा और देश भर में खेलों की लोकप्रियता बढ़ेगी। सुनते हैं अलका को। 29 अगस्त का दिन भारत के लिए बेहद खास है। आज हमारा देश राष्ट्र खेल दिवस मना रहा है। इस दिन को देश के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जादूगरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब वो हॉकी खेलते थे तो मानो ऐसा लगता था कि गेंद उनकी स्टिक से चिपक जाती है। ध्यानचंद की उपलब्धियों ने अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान भी भारतीय खेल के इतिहास को नए शिखर तक पहुंचाया था। 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में जन्मे मेजर ध्यानचंद का हॉकी खेल में पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं था। उन्होंने करीब 22 साल तक भारत के लिए हॉकी खेला और इस दौरान 400 से अधिक इंटरनेशनल गोल दागे। उन्होंने लगातार 1928 में एम्स्टर्डम, 1932 में लॉस एंजलिस और 1936 में बर्लिन समेत 3 ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी खेल में अपने दम पर स्वर्ण पदक दिलाया था। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में भारत सरकार देश के लिए खेल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें याद किया है और देशवासियों को खेल दिवस की बधाई दी है। अलका सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। मोना, वो खेलों का एक स्वर्णिम युग था, विशेषकर बात करें हॉकी की। बिल्कुल, हॉकी का वो स्वर्णिम दौर था। आजादी से पहले अगर भारत की खेलों के मानचित्र पर पहचान बुलंद कराई थी तो वो हॉकी ने कराई थी, और उसमें बहुत बड़ा हाथ मेजर ध्यानचंद का था। बचपन से खेल पत्रकार बनने से भी बहुत पहले, बचपन में जब हम खेलों के बारे में पढ़ा करते थे तो शायद ही कोई ऐसा छात्र होगा जिसने मेजर ध्यानचंद का नाम नहीं सुना हो। और उनके इतने किस्से, अब किंवदंतियां जो बन चुके हैं, चूंकि जैसे अब जानते हैं हॉकी में बहुत समय से कवर करी और अधिकांश पुराने खिलाड़ियों से जो उनके साथ उनके मार्गदर्शन में खेल चुके हैं या उनसे तारुफ रहा है या उनके अपने बेटे इतने किस्से सुनाते हैं। एक प्रसिद्ध किस्सा तो है कि हिटलर ने उनको जर्मनी के लिए खेलने का न्योता दिया था, या फिर नीदरलैंड की टीम को शक था कि उन्होंने अपनी हॉकी स्टिक में कुछ लगा रखा है और उसकी बाकायदा जांच की गई थी। और उस समय में न तो टेलीविजन होता था, उस दौर में उनकी लोकप्रियता इस कदर थी कि मेजर ध्यानचंद पूरे देश में एक जाना माना नाम था। बिना सोशल मीडिया के, बिना टेलीविजन चैनल के, अपनी हॉकी के दम पर भारत को और खेल को इतना विश्व विख्यात बनाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मोना, तब के हॉकी में और आज की हॉकी में कितना फर्क देखती है? मैं भारत की विशेषकर बात करूं, क्या हम ऊंचाइयों को छू रखे हैं या हमारा इस खेल में मामला बिल्कुल डावाडोल सा रहता है, ऊपर नीचे? जी देखिए, 8 बार हमने हॉकी में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें से 3 बार तो आजादी से पहले, जैसे कि अभी बताया रिपोर्ट में भी, और आखिरी जो स्वर्ण पदक था वो मॉस्को में 1980 में
जीता था। उसके बाद एक खराब दौर भी आया कि हम बीजिंग ओलंपिक में हॉकी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। लंदन ओलंपिक 2012 में हम आखिरी स्थान पर रहे और ये बहुत ही शर्मनाक दौर था। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि हमने टोक्यो में कांस्य पदक जीता। हॉकी जो पहले खेली जाती थी और जो अब खेली जाती है, अब एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी खेली जाती है, जो बिल्कुल फास्ट पेस्ड हॉकी होती है, जिसमें पारंपरिक कौशल से भी के मुकाबिल फिटनेस, दमखम, स्टेमिना, रफ्तार, ये सब जो चीजें हैं ये हॉकी में आ गई हैं। तो ऐसा नहीं है, भारतीय हॉकी अभी भी अपने कौशल के लिए जानी जाती है, लेकिन हम मिश्रित रूप हॉकी खेलते हैं, जिसमें यूरोपियन स्टाइल भी आपको दिखेगी, एशियन स्टाइल भी आपको दिखेगी। तो उस जमाने की हॉकी की तुलना अब आज की फास्ट पेस्ड हॉकी से तो नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि एक खराब दौर झेलने के बाद जो अतीत की हमारी गौरवमयी विरासत है, 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जिसमें शामिल है, 1975 का विश्व कप जिसमें शामिल है, धीरे धीरे छोटे छोटे कदम हम उसकी तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। और न सिर्फ पुरुष हॉकी, महिला हॉकी में भी आप देखिए ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहना किसी ने कल्पना भी नहीं की थी जब ये टीम गई थी ओलंपिक खेलने। तो मुझे लगता है कि हम सही राह पर जा रहे हैं और अभी पेरिस ओलंपिक आने ही वाले हैं। तो पूरी कोशिश होगी महिला टीम की पदक जीतने की और पुरुष टीम की पदक का रंग बेहतर करने की। मोना, ये बात तो हॉकी की हुई। अगर हम हॉकी के अलावा दूसरे खेलों की बात करें, और जैसा कि राष्ट्रीय खेल दिवस है, हमने पिछले कुछ सालों में काफी ऊंचाइयों को छुआ है। अगर आज मैं यहाँ एथलेटिक्स का जिक्र करूं तो शायद अलग नहीं होगा। बिल्कुल, कभी ये एक सपना सा लगता था कि ओलंपिक में हम एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतेंगे, क्योंकि हमने 1960 का रोम ओलंपिक देखा है, 1984 में लॉस एंजलिस, और वो जो सेकंड के बाद के अंतर से चूकने का मलाल है, बस वही हमारे हिस्से में आता रहा है उपलब्धि के नाम पर। तो नीरज चोपड़ा ने बहुत कुछ बदला है एथलेटिक्स में भारत के लिए, और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल जो हाल ही में हुए हैं उसमें भी एथलेटिक्स में हमारा प्रदर्शन, पोडियम पे 1-2 फिनिश, ये भी बहुत ही कल्पना से परे लगता है। तो निश्चित तौर पर भविष्य उज्जवल नजर आता है। और सिर्फ एक ओलंपिक स्वर्ण पदक कह सकते हैं कि तुक्के के रूप में जीता है तो वैसा भी नहीं है। विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने फिर रजत पदक हासिल किया। और सबसे बड़ी बात है कि हमें एक ऐसा विश्वास जगा है एक पूरी पीढ़ी को कि ऐसा कोई ये सुरखाब के पर नहीं लगे होते हैं जो लोग एथलेटिक्स में मेडल जीत कर लाते हैं। भारतीय भी किसी से कम नहीं है और भारतीय भी ओलंपिक स्तर पर एक पीला तमगा अपने नाम करने का दमखम रखते हैं। एक जमाना वो भी था जब बैडमिंटन में हम कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी पिछले एक साल से बेहतरीन प्रदर्शन कर रखे हैं, चाहे वो विमेन सिंगल्स हो, पुरुष सिंगल्स की बात करें तो इस बार विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में हमारे 2 भारतीय आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल, क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन और एच.एस. प्रणॉय का मुकाबला हुआ, और पुलेला गोपीचंद या फिर हम कहें प्रकाश पादुकोण सर, ये इक्के दुक्के नाम थे जो ओलंपिक में भारत का झंडा बुलंद किए रहते थे। फिर साइना नेहवाल आई जिन्होंने क्वार्टर फाइनल तक अपने पहले ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची, उसके बाद उन्होंने पदक जीता। फिर पीवी सिंधु आई और अब लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत, एच.एस. प्रणॉय, त्रिशा जॉली, गायत्री गोपीचंद, इतने नाम है, तनिषा क्रिस्टो, एक पूरी पौध तैयार हुई है। और इसका पूरा श्रेय, जैसे कि ओवरऑल हम खेलों की बात कर रहे थे, तो जो खेल परिदृश्य बदल रहा है इसमें काफी सारे घटक हैं। इसके लिए खेल संस्कृति पर जो जोर दिया जा रहा है, अब आप देखिए देश का प्रधानमंत्री खुद खिलाड़ियों से टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट के बाद में, टूर्नामेंट के बीच में, और न सिर्फ जीतने वाले खिलाड़ियों से बल्कि जो खिलाड़ी पराजित हुए हैं उनका हमेशा ये कहना होता है कि जीतने वाले और भविष्य में जीतने वाले, वो कभी ये नहीं कहते कि जो जीत करने हैं। तो ये सब चीजें खिलाड़ियों के साइकी पे बहुत असर डालती है। और एक ऐसा देश जो क्रिकेट की दीवानगी के लिए जाना जाता है दुनिया भर में, उसमें ओलंपिक खेलों को और पैरालंपिक खेलों को इस तरह का प्रचार अगर मिल रहा है, इस तरह की हौसला अफजाई मिल रही है, टॉप्स जैसी स्कीम है सरकार की, खेलो इंडिया है, फिट इंडिया है, तो चारों तरफ आप देखिए बिल्कुल राष्ट्रीय खेल दिवस सही मायने में मनाया जा रहा है। और मोना, अगली बार जब हम राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट करेंगे तब तक बहुत मेजर टूर्नामेंट हो चुके होंगे, ओलंपिक बीच में आएगा, एशियन गेम्स आएंगे। क्या आप उम्मीद करती हैं कि भारतीय खिलाड़ियों से? देखिए, सबसे पहला टारगेट तो अभी एशियाई खेल होगा, उसमें जरूर उम्मीद होगी कि बर्मिंघम की सफलता को एशियाई स्तर पर भी सारे खिलाड़ी दोहराएं। फिर क्रिकेट की हमने बात की, T20 विश्व कप
बहुत जल्दी आने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में जो होने वाला है, तो उसमें भारतीय टीम से उम्मीद होगी कि वो जरूर वहां पर खिताब जीते। और उसके बाद अगले साल हॉकी विश्व कप होने वाला है, और हॉकी में जैसा कि मैंने कहा हमारा गौरवशाली इतिहास की और अतीत की और लौटने की दिशा में हमने कदम बढ़ा दिए हैं। हमारी मेजबानी में हो रहा है, भुवनेश्वर और राउरकेला में हो रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि हॉकी में एक बार फिर 1975 के बाद हम विश्व कप जीतेंगे। और अब बात एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की। एशिया कप में कल भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला, जिसकी पूरी उम्मीद की जा रही थी, और मोना पहली ही बॉल से रोमांच उभर कर आ गया था। बिल्कुल पहली ही गेंद से इतना रोमांचक मुकाबला, और काफी दिनों से इस मैच का इंतजार था। टिकटों की बिक्री कल दुबई में जैसे कि देखने को मिला, खचाखच भरा स्टेडियम, जिसमें पाकिस्तानी भी थे, जिसमें भारतीय भी थे, और सबसे बड़ी बात थी कि भारत जीता और साथ में क्रिकेट भी जीता, क्योंकि जिस तरह से दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने, मैं देख रही थी टॉस से पहले जिस तरह बाबर आजम रोहित शर्मा से बात कर रहे थे या विराट कोहली खिलाड़ियों से बात कर रहे थे, प्रशंसक आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, क्योंकि हमने तो एक ऐसा दौर भी देखा है कि भारत पाकिस्तान का मैच लगता था क्रिकेट के मैदान पे नहीं रणभूमि पे हो रहा है, और एक जंग छिड़ी रहती थी, तनाव छाया रहता था। जितना खेल भावना के साथ कल ये खेला गया मुकाबला, और निश्चित तौर पर भारत का पलड़ा इसमें भारी रहा, क्योंकि पाकिस्तान को शाहिनशाह अफरीदी की एक चौथे गेंदबाज की कमी बुरी तरह से खली, लेकिन मुकाबला जिस तरह होना चाहिए आखिरी ओवर तक खिंचा, और 2 गेंद बाकी रहते जो हमारी टीम के एक्स फैक्टर जिनको मैं कहूंगी हार्दिक पांड्या है, जिसको री इन्वेंशन कहते हैं, वो आईपीएल से क्या उनका बदला हुआ रूप देखने को मिला है, वो कल उन्होंने फिर साबित किया। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से गेंदबाजी की, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था शायद कि भुवनेश्वर का जो एक तमगा था वो उन्होंने छीन लिया। बेहतरीन बॉलिंग भुवनेश्वर ने की, 4 ओवर 4 विकेट। जी बिल्कुल, लेकिन भुवनेश्वर, बिल्कुल आपने सही कहा कि सबसे पहला श्रेय जो जाता है भारत के पलड़े में इस मैच को करने का, वो भुवनेश्वर कुमार को जाता है, क्योंकि अगर बाबर आजम टिक गए होते, जो पाकिस्तानी बल्लेबाजी की रीढ़ है और आज के दौर में सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों में से एक है, अगर वो टिक गए होते तो मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तानी टीम 147 रन पर सिमटी होती, स्कोर कहीं ज्यादा होता। और आपने भी देखा कि अगर 10-12 रन भी ज्यादा होते तो भारत के लिए जरूर दिक्कतें सामने आ सकती थी। लेकिन वो जो हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में मध्य क्रम की जो कमर तोड़ी, पाकिस्तानी टीम बड़ी साझेदारियां नहीं बना पाई, और भुवनेश्वर कुमार ने निश्चित तौर पर 4 महत्वपूर्ण विकेट जो चटकाए। और यहां मैं तारीफ करूंगी अर्शदीप सिंह की भी, बहुत बड़ा जोखिम रोहित शर्मा ने लिया था आखिरी ओवर उनसे करवाने का, लेकिन जिस तरह से वो भरोसे पर, हालांकि दहानी, शाहनवाज दहानी ने 2 छक्के जरूर लगाए उनकी बॉल पर, लेकिन संयम नहीं खोया, और आखिरी जो 5वीं गेंद थी उस पर उन्हें बोल्ड भी किया उन्होंने। अर्शदीप लगातार उस ओवर के अंदर शॉर्ट पिच गेंद डाल रहे थे, और कहीं वो जो 5वीं गेंद अगर वो पहली पड़ी होती तो शायद भारत बहुत पहले जीत चुका होता अगर रन न बनते। देखिए बिल्कुल सही कहा, वो 2 छक्के बहुत असर कर गए, और शॉर्ट पिच गेंद मुझे लगता है एक प्री प्लान के तहत भारतीय टीम उतरी थी कि शॉर्ट पिच गेंदों से इन पर हमले बोलने हैं। जिस गेंद पर बाबर का विकेट लिया भुवनेश्वर ने, बाबर ने सोचा नहीं था कि वो इस बाउंसर डाल देंगे, और जो उन्होंने गेंद डाली उसके बाद वो एकदम अकबका से गए कि ये क्या बॉल डाल दी। मतलब इसका मतलब है कि बहुत अच्छा होमवर्क किया गया था। और विराट कोहली जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी इस मैच से पहले कि वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, फॉर्म में होंगे कि नहीं, क्या ये उनका आखिरी टूर्नामेंट है, मुझे लगता है कि ये सारा शोर जो है ये मैदान के बाहर ही होता रहता है। जब खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो उस पर कोई असर नहीं होता, बिल्कुल काम होकर। और कुछ तो विंटेज शॉट्स जो उन्होंने लगाए बहुत दिनों बाद देखने को मिले, एंड इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच कि विराट कोहली को आप विंटेज फॉर्म में देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो 34-35 जो भी रन उन्होंने बनाए वो उनके अंदर के आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी है। मोना, केएल राहुल जो है फिर लड़खड़ा गए, जिम्बाब्वे से लगातार देखते हुए आ रहे हैं जी, क्या वो फॉर्म खो रहे हैं? और केएल राहुल को ये समझना होगा कि उन्हें भावी कप्तानों में से एक के रूप में देखा जा रहा है, और लगातार उनमें आत्मविश्वास की
कमी खल रही है। और ऐसी भारतीय टीम के लिए जिसमें एक एक जगह के लिए 10-10 खिलाड़ी दावेदार हैं। ऋषभ पंत बाहर बैठे हुए हैं। ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी, बताइए आप, अभिन्न अंग है वो इस भारतीय टीम का। उनकी जगह दिनेश कार्तिक को अनुभव के आधार पर उतारा गया। हालांकि वो फैसला भी गलत नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि ये बड़ा मैच था और बड़े मैच में कार्तिक जैसे टेम्परामेंट वाला खिलाड़ी आपको चाहिए। वो ना कल वहां पे एक जो डिसीजन था वो थोड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन हालांकि वो आगे फ्रूटफुल हुआ जब उतारा गया था इन हमारे जडेजा को। वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं गड़बड़ हो सकता है। लेकिन आप देखिए, जडेजा साबित कर चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी देखिए, वर्ल्ड कप देखिए, हमेशा वो संकट मोचक की भूमिका में उतरते आए हैं। व्हाट डू यू थिंक, अगर उस जगह कार्तिक को उतारा जाता तो शायद मैच हम पहले नहीं जीत सकते थे? इफ्स एंड बट्स का तो कोई जवाब नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है कि हार्दिक और जडेजा के बीच उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी हुई और हार्दिक का बहुत सारा प्रेशर मुझे लगता है जडेजा ने एब्जॉर्ब कर लिया। और उससे हार्दिक ने बाद में कहा भी कि उनको खेलने में आसानी हुई क्योंकि सामने रविंद्र जडेजा थे। तो अब क्या हो सकता था, नतीजा यह है कि हम मैच जीत गए। अगले मैच में क्या यही विनिंग टीम उतरेगी या कुछ चेंज आप देखिए? अगला मैच तो हांगकांग से है और मुझे लगता है कि इस कॉम्बिनेशन में बदलाव किया जा सकता है और जो खिलाड़ी बाहर रहे हैं उनको उतारा जा सकता है, क्योंकि T20 विश्व कप से पहले सभी को पर्याप्त मौके मिलने भी जरूरी हैं। एशिया कप क्रिकेट में कल शारजा में ग्रुप बी में बांग्लादेश का सामना अफगानिस्तान से होगा। बांग्लादेश अपने अभियान की शुरुआत करेगा, लेकिन अफगानिस्तान ने जो बेहतरीन प्रदर्शन किया श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश कहीं डर रहा होगा। मुझे याद आ रहा है, ये इस टूर्नामेंट से पहले रवि शास्त्री और वसीम अकरम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करी थी, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और दोनों ने बार बार जोर देकर कहा था कि आप अफगानिस्तान को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। उसके पास इतने मैच विनर हैं और इतने बेखौफ बल्लेबाज हैं जिनको डर ही नहीं होता, आउट होने का कोई डर नहीं है। इतने शानदार उसके पास गेंदबाज है और श्रीलंका को तो बिल्कुल आंधी की तरह उड़ा के ले गए वो। तो सारी टीमों के लिए उन्होंने खतरे की घंटी तो बजाई दी है और बांग्लादेश का आक्रमण भी अब उतना मजबूत नहीं है, तो ये मुझे लगता है रोमांचक होगा मुकाबला। क्रिकेट में आने वाले दिन बेहद रोमांचक होंगे, लेकिन अब हम आपको सीधा लिए चलते हैं टेनिस की दुनिया में। अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच कोरोना प्रोटोकॉल से संबंधित विवाद के कारण हिस्सा नहीं लेंगे। साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है जिसमें जोकोविच भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन सुनते हैं सिद्धार्थ की रिपोर्ट की क्या कुछ होगा आज। क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाले साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में आज मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त रूस के डेनिल मेदवेदेव का सामना अमेरिका के स्टीफन कोजलोव से होगा। आज ही पांचवी वरीयता प्राप्त स्टेफानोस सिसिपास, पूर्व चैंपियन डोमिनिक थिएम, फेलिक्स ऑगर और टेलर फ्रिट्ज भी अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। सबकी निगाहें महिला सिंगल्स की चैंपियन एमा रादुकानु पर भी रहेंगी। इस बीच रादुकानु ने पहली बार फाइनल में लैला फर्नांडीज को 6-4, 6-3 से हराया। टूर्नामेंट नोवाक जोकोविच के बिना होगा। जोकोविच को भी इस साल के ऑस्ट्रेलियन ओपन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि उन्होंने विंबलडन चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और फाइनल में निक किर्गियोस को पराजित किया था। इस बीच 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सेरेना विलियम्स और 4 बार की यूएस ओपन चैंपियन राफेल नडाल पर भी खेल प्रेमियों की निगाहें रहेंगी। जोकोविच की गैर मौजूदगी में नडाल के पास टेनिस का दिग्गज खिलाड़ी बनने का मौका होगा। विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी राफेल नडाल और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्विटेक कल अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। आज साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम शुरू हो रहा है और सभी टॉप के खिलाड़ी आज अपनी अभियान की शुरुआत करेंगे। सेरेना विलियम्स को छोड़ दे क्योंकि वो कल खेलेंगी। सेरेना विलियम्स कल खेलेंगी, लेकिन यूएस ओपन में सभी की नजरें उन्हीं पर लगी होंगी। उनके करियर का ये शायद आखिरी ग्रैंड स्लैम है, जैसे कि वो बता चुकी हैं। उम्र का हो चुकी है 23 साल, 23 ग्रैंड स्लैम और इसी मैदान पर अपना उनका होम ग्राउंड है। 17 साल की उम्र में पहली बार खिताब जीता था। उसके बाद से पिछले कुछ अरसे से फॉर्म भले ही ना रहा हो, लेकिन टेनिस के एक लीजेंड के रूप में वो इस खेल को अलविदा कहेंगी। मोना, जोकोविच के ना होने का फायदा नडाल या मेदवेदेव? नडाल को अपनी फिटनेस समस्याओं से उबरना होगा, क्योंकि हम जानते हैं विंबलडन सेमीफाइनल निक किर्गियोस के खिलाफ उनको छोड़ना पड़ा था। तो अगर वो फिटनेस समस्याओं से उबर जाते हैं तो निश्चित तौर पर नडाल 6ठी बार यहां खिताब जीतने की कोशिश में होंगे। मोना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम खेल खबरों पर अपनी विशेष राय देने के लिए। शुक्रिया। आज के इस अंक में बस इतना ही। चलते चलते हम आपको बता दें, एशिया कप क्रिकेट में कल भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की और कल बांग्लादेश का सामना अफगानिस्तान से होगा। साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम अमेरिका ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।